प्रभात जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कश्मीर की बात करूं, आपने भी वहां जाके रिपोर्टिंग की है और बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा कश्मीर में जाके। अचानक एक हमला हो जाता है, टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है पर्यटकों को, तो क्या क्या एंगल निकल के सामने आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, कैसे देखते हैं इस हमले को? बहुत शुक्रिया जयपाल जी, बिल्कुल सही बात है। आपने आपकी चीज़ों में तीन चीज़ें हैं, मैं पहले तीनों चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ। विधानसभा चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले मैंने कश्मीर का एक और दौरा किया था, जिसमें जब मैं कश्मीर के सुदूर इलाकों में गया था तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि ड्यू टू प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे पहली बार लाइट्स लगी थी, पहली बार बिजली के खंभे लगे थे, पहली बार उन्हें भारत सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही जो है वो संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट को मुर्शिदाबाद आज नज़र नहीं आता है, लेकिन उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट को वो नज़र आ रहा था, क्योंकि जो ग्लोबल फोर्सेस थी वो हमेशा कश्मीर को एक हॉट टॉपिक बना के रखना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सितंबर तक इलेक्शन करवाने की डेडलाइन दे दी। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो अचानक से कश्मीर में हमले होने शुरू हो गए, क्योंकि इस बार जो हमला हुआ है वो हमला देश के हर एक नागरिक पे हुआ है। कोई कर्नाटक का है, कोई राजस्थान का है, कोई उड़ीसा का है। पहले कश्मीर में जो मारा गया था वो कश्मीरी पंडितों को सिलसिलेवार तरीके से मारा गया था, ताकि कश्मीरी पंडितों को घाटी से बेघर किया जा सके। बाद में जो अमरनाथ और वैष्णो देवी जी की यात्रा पे जाते थे उन पे हमला किया जाता था, ताकि संस्कृति से बाहर निकाला जा सके, घाटी से हिंदू संस्कृति को बाहर निकाला जा सके। शंकराचार्य टेम्पल को निशाना बनाया जाता था, ताकि यहाँ से जो हिंदू आइडेंटिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। अब हमला जो हुआ है भारत के एक एक नागरिक पे किया गया है, ताकि हर एक भारतीय को कश्मीर से बाहर निकाला जा सके। इसका एग्जाम्पल ये है कि व्यक्तियों से नाम पूछा गया है और गोली मारी गई है, और मैक्सिमम पुरुषों को गोली मारी गई है। महिलाओं को क्यों नहीं गोली मारी जयपाल जी, आपको बताऊं? ताकि महिलाएं रोकर बिधक कर भारत सरकार को ये बात बताए कि दहशतगर्दों ने उनका क्या हाल किया है। कर्नाटका का एक कपल है जो कि कश्मीर घूमने गया था, मंजुनाथ जी को मार दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो। आतंकी कहते हैं नहीं, तुझे जिंदा रहना है ताकि तुम मोदी को बता सके कि यहाँ क्या हुआ है। लेकिन जब तक घर में भेदी ना हो ना, तब तक लंका नहीं जलती। हमारे घर में जयचंद और मीर जाफरों की पुरानी परंपरा है, और इस बार जयचंद की भूमिका किसने निभाई है? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि श्रीनगर का एक्सट्रीमिस्ट सांसद अगा रोहिल्ला, इसने ये एक्सट्रीमिस्ट भूमिका निभाई है। मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। इसने जो टूरिज्म डेवलप हुआ कश्मीर में, जिसकी वजह से जो कश्मीरी है उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ी। दरअसल बहुत सारे लोग मिलिटेंट पैसों के लालच में भी बने थे। मैं एक चीज़ मानता हूं कि आज़ाद कश्मीर का ख्वाब उनके अंदर है, और उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दूसरी चीज़, जिन आम कश्मीरियों ने टूरिज़्म के दम पर मिलिटेंसी का दामन छोड़ लिया था, अगर आपको किसी और धंधे से ज़्यादा पैसे मिलने लग जाए तो हो सकता है कि आप धूप गर्मी पसीने को छोड़कर वो धंधा करेंगे। आप जो माइक पकड़ के बैठे हैं, धूप हो, गर्मी हो, पसीना हो, ठंडी हो, सब में पकड़ना पड़ता है ना। कोई आरामदायक नौकरी मिलेगी तो शायद आप वो करेंगे। टूरिज़्म के कारण जितने भी मिलिटेंट थे वापस नॉर्मल लाइफ में आ रहे थे, और उस चक्कर में कोई भी मिलिटेंट बनने को तैयार नहीं था। जब टूरिज़्म सेक्टर पे अटैक होगा तो जो आम कश्मीरी है उसको रोटी के लिए फिर से हथियारों के ऊपर ही जो है अपना जीवन यापन करना होगा। दूसरा, इतिहास में पहली बार अभी कश्मीर में जो टोटल आतंकियों की संख्या है वो 76-77 के आसपास है, चलिए मान लेते हैं 80। 2 दर्जन जिसमें से कश्मीर के लोकल वो हैं, क्या कहते हैं, मिलिटेंट, और 56 के करीब बाहर से ऑपरेट होते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरे कश्मीर में सिर्फ 2 दर्जन मिलिटेंट है। तो कश्मीर से जो आतंकियों के रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर भारत सरकार ने चोट दे दी, और इस तरीके के हमला करके वो कश्मीर के अंदर तो रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, जो मैंने आपको बताया, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये सोची समझी साजिश थी। तो भारत सरकार को कैसा एक्शन लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? अभी तक तो शांति थी, अचानक से ऐसी खबरें आती हैं। 26-27 आप बता रहे हैं कि वहाँ जो मौतें हुई हैं उनको गोली से मार दिया गया, नाम पूछ के मार दिया गया। तो क्या कदम उठाना चाहिए भारत सरकार? देखिए, छुटपुट घटनाओं को अगर आप हटा दें, छुटपुट घटनाओं को, तो टेरर को फंड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना।
कश्मीर में मैं हमेशा से बात कहता हूं कि आपका पैसा लेके आपको मारा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए टूरिस्ट वहां पे हमेशा सेफ रहा है। जब आप ये मान के चलो, जब वहां पे बंद होते थे, कर्फ्यूज़ होते थे, तो भी टूरिस्ट बहुत सेफ रहते थे, बहुत ज़्यादा सेफ रहते थे। कुछ एक दौर आए थे जब एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बहुत ज़्यादा उछल गई थी, तो उस एक्सट्रीमिस्ट ताकतों ने टूरिज़्म को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया था। अदरवाइज़ उस दौर में भी टूरिज़्म और टूरिस्ट सेक्टर के ऊपर उन लोगों ने हाथ नहीं डाला था। मेनली डाउनटाउन और श्रीनगर के कुछ इलाके होते थे जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते थे, लेकिन आम अगर आप बात करोगे, क्योंकि टूरिज़्म ही वहाँ पे एक लोकल बिजनेस का, लोकल पैसों का यंत्र था, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके अलगाववाद को भी बढ़ावा मिलता था। पॉइंट नंबर 1। वापस मैं POJK पे लेके आता हूँ आपको। तो पुंछ और राजौरी के जब एरिया में आप जाते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपको पहाड़ी मुस्लिम मिलेंगे। इनकी 2 कैटेगरी है, एक गुजर, एक है पहाड़ी। 90 के दशक में चूँकि सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट गुजर कम्युनिटी से आते हैं, तो उन्होंने गुजर कम्युनिटी को तो वहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन के अंदर पहाड़ी वर्सेस गुजर का कन्फ्लिक्ट चलता था। अब क्यों नहीं दिया, इसके पीछे की मैं आपको बात बता देता हूँ। पुंछ जो हमारे पास है, राजौरी जो हमारे पास, मतलब राजौरी तो लगभग है हमारे पास, लेकिन जो पुंछ का हिस्सा है हमारे पास, राजौरी पुंछ जिसे हम ट्विन सिस्टर कहते हैं, उसका हमारे पास 1/3 हिस्सा ही है। 2/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। जब हमने ST रिजर्वेशन वहाँ के पहाड़ी कम्युनिटी को दी, तो वहाँ का जो ST मुसलमान है, वहाँ का जो ST व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में इस चीज़ की डिमांड करने लगा, और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो तेज़ हो गए। यानी कि देश की संसद ने एक कानून बनाकर POJK में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, वो पाकिस्तान से संभली नहीं। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने ओवरसीज़ मुसलमानों को अपने यहाँ बुलाया और उनको एकजुट करने के लिए 1945-40 में जिस तरीके की रणनीति जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपनाई थी कि वी आर मुस्लिम, हमारी आइडेंटिटी मुस्लिम है, हम हिंदुओं जैसे नहीं है, उसका प्रयोग किया। क्यों करना पड़ा इसका प्रयोग? क्योंकि पाकिस्तान अब 3 टुकड़ों में बंटने वाला है, KPK, POJK और बलूचिस्तान। तो इन सब को यूनाइट रखने के लिए जो एकमात्र टूल है पाकिस्तानियों के पास, वो टूल क्या है? धर्म, जिहाद। कि धार्मिक जिहाद के नाम पर लोगों को, पाकिस्तानियों को जोड़ के रखो, ताकि बलूचिस्तान बचा रहे, POJK बचा रहे, KPK खैबर पख्तूनवा बचा रहे। और इस चीज़ के लिए उसने क्या कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सिर्फ 2 ही जगह बनी है, पहला मदीना जो खुद पैगंबर साहब ने बनवाया, और दूसरा पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान का ओरिजिनेशन याद रखो। अब ये जो निशाना है, ये इसलिए बनाया गया है कि भारत के अंदर एक जंग की भूमि तैयार की जाए, और उस जंग की भूमि को तैयार करने में पाकिस्तान की पूरी भूमिका है। ऐसे में अब भारत सरकार को हमने मानवता बहुत दिखा दी। देखो, शांति से उबे हुए सब देश सुन ले, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले। ये देश बुद्ध का भी है, ये देश युद्ध का भी है। बुद्ध की नीति से आपने 4 युद्ध जीते और उनको छोड़ दिया। वो असीम मुनीर कहता है कि ये हमने भारतीय फौजों से लोहा लिया है, हमारी फौजों के अंदर इतना दम है कि हम किसी भी जंग को फतेह कर सकते हैं। वो बलूचिस्तानियों के लिए बात कह रहा था, और निशाना उसका हिंदुस्तानियों के ऊपर था। ये असीम मुनीर भूल गया कि उसके अब्बा दादा पैंट खोल के बांग्लादेश में सरेंडर किया था। अगर शिमला समझौता नहीं हुआ होता तो वो 93,000 लोग आज भी भारत की सड़कों पर नंगे घूम रहे होते। हमने मानवता दिखाई। ये असीम मुनीर भूल गया कि 1965 की लड़ाई में हम रावलपिंडी कराची तक पहुंच गए थे। अगर हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में समझौता नहीं किया होता, तो आज लाहौर रावलपिंडी में हिंदुस्तानी झंडा होता। ये भूल गया कि ये कारगिल में जब अंदर घुस आया था, तो इतनी बुरी तरीके से इसको मारा था कि अपने सैनिकों के शव छोड़ के हिंदुस्तान में गया था। इसके आबाओं और अजदादों ने हिंदुस्तान में सिर्फ मार खाई है, इसलिए ये निहत्थे लोगों के ऊपर कायराना हमला करता है। दरअसल इसकी कौम की समस्या है ये। इसकी कौम जब कम लोगों को देखती है तो शेर बन जाती है, क्योंकि ये साले है गीदड़, और इनको सपोर्ट मिलता है हमारे अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे। अच्छा, मैं कांग्रेस के नेता हैं वो सुप्रिया श्रीनेत, उनका कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह से एक प्रचार किया गया, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर में शांति है। अब जो हमला हुआ है उस पर उन्होंने ट्वीट किया है कि कश्मीर में BJP के जो वादे थे
जो शांति का वादा ढोल पीट रही थी बीजेपी, तो कश्मीर में जिस तरह से अशांति है, अब पूरा देश समझ चुका है कि कश्मीर में अशांति है, शांति नहीं थी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से जो हमला हुआ है पहलगाम? पहली बात मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर ट्रबल की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है। अगर कश्मीर ट्रबल ही नहीं होता, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती और उसने शेख अब्दुल्ला को बेनिफिशियरी नहीं बनाया होता। शेख अब्दुल्ला को किसने जेल में रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना। जेल कंटिन्यू किसने की? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी ना। बाहर किसने निकाला उसको? इंदिरा गांधी जी ने। और उसके बाद अपने जीवन की एकमात्र तकरीर दी है जिसमें उसने भारत प्रेमी होने की बात की है। और उसी की पार्टी का एक एमपी टूरिज्म को क्या बोल रहा है कि सांस्कृतिक चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, कल्चरल इन्वेजन लाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना अलायंस तोड़ेगी। ये कांग्रेस की सरकार थी ना कि भारतीय फौजियों की गर्दन काट के पाकिस्तानी लेके चले जाया करते थे और हम अपनी फौजियों के गर्दन वापस नहीं ला पाते थे। ये कांग्रेस की सरकार थी ना कि डाउनटाउन से लेकर श्रीनगर तक कर्फ्यू लगा रहता था और 200, 250, 300 दिन साल में स्कूल बंद रहते थे। इस कांग्रेस पार्टी को कश्मीर बदलता हुआ पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि एक चीज याद रखिए, कुछ जानवर और पक्षियां ऐसे होते हैं जो सिर्फ मृत लोगों को खाते हैं, मृत लोगों को। कांग्रेस वही मृत जानवर है जिसको सिर्फ कांग्रेस वही घिनौना जानवर है जिसको मृत लोग खाने हैं। गिद्ध है वो गिद्ध जिसे लाशों में भोजन नजर आता है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता आज मेरे साथ न्यूज़ 18 में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आलोचना करने के बहुत समय आएंगे, आज देश के साथ खड़े रहने का समय है। हम इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ऐसा सजा दीजिए पाकिस्तान को कि कयामत तक वो याद रखे। 1999 की बात है, कारगिल युद्ध चल रहा था, देश में अटल जी की सरकार थी, लेकिन वो एक्सटेंशन पीरियड था। अटल जी की सरकार 13 महीने बाद गिर चुकी थी। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री उनके विपक्ष के नेता थे। उनका फोन आता है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए, इस वक्त हम आपके साथ हैं। ये उस वक्त की राजनीति थी। सुप्रिया श्रीनेत ये बताएंगी कि अगर रोहिल्ला के स्टेटमेंट पर उनका क्या स्टैंड है। सुप्रिया श्रीनेत ये बताएंगी कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके जम्मू एंड कश्मीर में सरकार चला रही है। इसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं देंगे। दरअसल मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब एक परिवार का हिस्सा है। एक व्यक्ति ने घटना की, एक व्यक्ति ने उसको लिखा, एक व्यक्ति ने उसका प्रचार किया। घटना पाकिस्तान करता है, उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस करती है। इसलिए देश पूछना चाहता है ये रिश्ता क्या कहलाता है।